इसीलिए हम चिलेटेड कैल्शियम का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सब दे ही रहे, तो काउ मिल्क हम कैल्शियम के तौर पर नहीं दे रहे, एक तनाव से निकालने के लिए एंटी स्ट्रेस के तौर पर हम इसमें काउ मिल्क का भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जिससे पाउडर मिल्ड्यू का भी खतरा थोड़ा सा कम हो जाए। प्रिवेंटिव के तौर पर ऑर्गेनिक के अंदर नॉर्मल सा कैल्शियम भी होता है इसमें, ये भी चला जाएगा। और एंटी स्ट्रेस के तौर पर मतलब स्ट्रेस में अगर पौधा होगा, फ्लावरिंग से पूर्व अगर पौधा स्ट्रेस से बाहर निकल जाएगा तो फ्लावरिंग भी अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो स्प्रे कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ओके, आपके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी सवाल हो आप लिख सकते हो। तो चले अगले पॉइंट की तरफ अभी हम चलते हैं। अभी हम बात करेंगे बोरॉन, चिकन एंड हेन। अब यहाँ पे मुर्गी और मुर्गी के बच्चे क्यों आ गए यार, ये क्या फंडा है यार। बोरॉन का और मुर्गी का क्या फर्क है, क्या मुर्गी से बोरॉन मिलता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल वाला चीज है, आप अपनी फसल में देखते होंगे क्या, कुछ कुछ फल बहुत बड़ा आकार पकड़ लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं। और कुछ फल इन्हीं तरीके से बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एक एवरेज हो तो कुछ बात नहीं, मतलब 19-20 का फर्क हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये भी मैच्योर है, ये भी मैच्योर है और ये भी मैच्योर हो चुके हैं, फिर भी इनके साइज में इतना जमीन आसमान का फर्क अगर आपको नजर आए, समझ लेना कि आपके फसल में चिकन एंड हेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। अब चिकन एंड हेन मत का प्रॉब्लम किसकी वजह से स्टार्ट होता है? सिर्फ और सिर्फ बोरॉन डिफिशियंसी के कारण, ठीक है ना। ये बोरान डिफिशियंसी के कारण ही क्या होता है, चिकन एंड हेन तैयार हो जाते हैं, मतलब बड़े मुर्गी की तरफ बड़ा वाला फल और उसके बच्चों की तरह छोटे छोटे फल नजर आए, तो समझ लेना कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट है, आपको बोरॉन देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता इधर है। तो बोरॉन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, आप लिख लो। अभी हम शिफ्ट होंगे जिंक के ऊपर। जिंक के साथ साथ अभी हम बात करने वाले हैं मॉलिब्डेनम की। मॉलिब्डेनम के साथ साथ हम मैग्नीज के ऊपर बात करके ये सेशन को हम इधर ही रुकवाएंगे, ठीक है। और कल के सेशन में हम एक काम करेंगे, इसके Q&A लेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। फिर हम बात करेंगे परसों के सेशन में, मतलब गुरुवार के सेशन में कॉपर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और सोडियम क्लोराइड के बारे में, यानी कि सोडियम और क्लोरीन के बारे में, दोनों के बारे में एक संक्षिप्त में मतलब कंबाइन में इसकी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो इस चिकन एंड हेन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हो। आज के दिन आपको सिर्फ समझना है, जो क्वेश्चन लिख के रखना है, ठीक है। कल हम इसके विस्तार से Q&A हम ले लेंगे। अभी भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट बाकी है। अभी हम जिंक लेंगे, मॉलिब्डेनम भी जरूरी है, मॉलिब्डेनम भी लेंगे, और मैग्नीज। ये 3 न्यूट्रिएंट हमें अभी कवर करने हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन आप लिख सकते हो। अभी तक हमने सिर्फ 2 ही न्यूट्रिएंट कवर किए, एक फेरस और एक बोरॉन। ये इतना कवर किया है मतलब अब इसका उच्चारण आगे नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है, कभी ना कभी इसका उच्चारण हो ही जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई कीटक हो, कोई रोग हो, उसमें भी न्यूट्रिएंट निकल के आ सकते हैं, तो वो तो आगे पता ही चल जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे कि इधर भी आपको जिंक के बारे में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिंक के बारे में ज्यादातर चर्चा होती नहीं है, ठीक है। तो जिंक के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? तो कुछ लोग जिंक का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल कर बैठते हैं, और कुछ 2 प्रकार के किसान हैं, ठीक है ना। कुछ तो ज्यादा इस्तेमाल कर बैठते हैं और कुछ करते ही नहीं है इस्तेमाल जिंक का, ठीक है। ऐसे 2 प्रकार के लोग होते हैं। और जो इस्तेमाल नहीं करते उनको भी दिक्कत होता है, और जो जिंक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं
ठीक है, उनको तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत सारी परेशानी होती है। अब इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि यार जिंक होता क्या है। जो मैंने बोला ना आपको, जो चीज इस्तेमाल करनी है उसके बारे में ऑलराउंड नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जिंक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है, लेकिन ये कैसा अच्छा है और किस तरीके से अच्छा है, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एक एक पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। ज्यादातर जिंक की डिफिशियंसी पाई नहीं जाती है। पहले के जमाने में जब आपके पिताजी दादाजी खेती किया करते थे, तब जिंक की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देती थी। इस तरीके से जैसे कि ऐसे गोल गोल आकार के किनारों में क्या आ गए, अब देखो इधर भी गोलाकार ही दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये इधर भी ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये गोलाकार आकार के पीला रंग का अंदर सफेद रंग का शैडो और गोलाकार, ठीक है, ये जिंक की डेफिशिएंसी है। ये ज्यादातर अब दिखाई नहीं देती है। इसके पीछे का कारण क्या है? अब हम इतने प्रकार की दवाइयों का छिड़काव करते हैं कि आपके जाने अनजाने में जिंक सप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए और इसकी जो डिमांड है फसल के अंदर, वो भी कम होती है। इसी की वजह से क्या होता है कि जिंक का सप्लाई अच्छे होने के कारण जिंक जिंक की जो डेफिशिएंसी होती है वो हमारी फसल में ज्यादातर दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से ऐसे गोल गोल आकार के क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें किनारों में पीला रंग है और बीच में सफेद रंग दिखाई दे रहा है। ये इंडिकेशन करता है कि आपकी फसल में जिंक की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है ना। जिंक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, मतलब मेरा फेवरेट है जिंक। अब जिंक का बहुत बढ़िया इस्तेमाल तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब फेवरेट है, जैसे फेरस फेवरेट है वैसे जिंक भी फेवरेट है। लेकिन ज्यादातर हम यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर कुछ कुछ जगह पे जिंक रिकमेंड क्यों नहीं करते, उसके पीछे का कारण बता देता हूँ आज मैं। सिंपल वाला चीज है यार, जिंक की मात्रा कम भी हुई दिक्कत है, हद से ज्यादा कर दी तब भी दिक्कत है। इसको बैलेंस में इस्तेमाल करने के लिए पहले इसको समझना पड़ेगा, और समझेंगे नहीं तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और मैं बता दूंगा और गलत तुक्का निकला तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ज्यादातर ऑनलाइन कंसल्टेंसी के अंदर मैं ज्यादातर जिंक का इस्तेमाल डायरेक्टली करता नहीं हूं, आपके आंखों के पीछे इनडायरेक्टली बहुत कुछ कर देता हूं। ठीक है, अब कुछ दवाइयां देता हूं तो उसके पीछे एक लॉजिक नहीं होता है, बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो वो देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखते हैं जिंक कौन से पक्ष में काम करता है। ये बीजेपी में है या कांग्रेस में है, ये तो देखना पड़ेगा बॉस। ठीक है, तभी इसका कार्य पता चलेगा। ठीक है, बीजेपी का नारा क्या है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और कांग्रेस का नारा क्या रहता है, तो हम भी खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी एक फंक्शन होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस दो पक्ष हमने देख लिए। ठीक है, नाइट्रोजन ऊपर का जो ग्रोथ है वो बढ़ाने का काम करता है, फास्फोरस नीचे का ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है। नाइट्रोजन लंबाई बढ़ाता है, फास्फोरस चौड़ाई बढ़ाता है। इतने तक हमने देख लिया है, तो ये दो अलग अलग पक्ष हैं। तो जिंक किस पक्ष में आता है ये हमने एक बार उच्चारण तो किया ही था। ठीक है, जिंक पक्ष में आता है नाइट्रोजन के। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पक्ष में क्यों आता है भाई, सिंपल वाला चीज है। हमने इसकी पहचान इसलिए की, ये कहीं भी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ये सब प्रैक्टिकल आंखों से अंदाजा लगा लगा कर ये सब चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो ये अंदाजा हमने कैसे लगाया कि भाई जिंक नाइट्रोजन के ही पक्ष में है, फास्फोरस के क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हमने जिंक को ज्यादा मात्रा में देने की कोशिश की तो हमें फसल में ग्रोथ दिखाई दी, मतलब शेंडा ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो शूट को ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको डाल दिया नाइट्रोजन के पक्ष में, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, अल्टरनेटिवली काम कर रहा है नाइट्रोजन का। ठीक है, जिस तरीके से फेरस थोड़ा चौड़ाई वगैरह दिखा रहा है तो उससे हमने पता लगा लिया कि भाई ये फास्फोरस का कार्य कर रहा है, उसी तरीके से जिंक कार्य करता है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो इसकी जो फ्रेंडशिप है ये किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है। अब जिंक थोड़ा ज्यादा हो गया, अब इसका स्टेजेस वगैरह भी हम अगर देखने जाए तो इधर लिखा है क्या मैंने, नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, आगे ही लिखा है मैंने।
तो देखो इसका स्टेजेस भी देखने जाए तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, फ्लावरिंग स्टेज होता है, साइज फ्रूट सेटिंग और साइज डेवलपमेंट का स्टेज होता है, ठीक है, और मैच्योरिटी का स्टेज होता है। तो जिस तरीके से वेजिटेटिव ग्रोथ में नाइट्रोजन लगता है, इधर फॉस्फोरस फॉस्फोरस और इधर पोटाश लगता है, ठीक है। अब जिंक मित्र किसका है? नाइट्रोजन का है। तो इधर जिंक जाएगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। इधर जिंक जाएगा तो इतना ज्यादा मजा आएगा क्या? इधर तो पूरा टोटल लॉस कर देगा, ये समझो। इधर जिंक थोड़ा थोड़ा मात्रा में चलता है, लेकिन उसके बारे में समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहला तो ये बेसिक कंप्लीट कर लो। जिंक नाइट्रोजन का दोस्त है, ठीक है, ये बेसिक कंप्लीट कर लो। थोड़ा सा जिंक नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के स्टेज में भी ज्यादा हुआ, चल जाता है, चल जाएगा आपका काम, ठीक है। लेकिन गलती से फ्लावरिंग और सेटिंग के स्टेज में बहुत ही ज्यादा कर दिया, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। मैच्योरिटी स्टेज में तो चलेगा ही नहीं। ये सब आपके सामने है और उसका प्रूफ क्या है? ये नाइट्रोजन के पक्ष में काम करता है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा फेवरेट है यार, इससे ही मजा आता है मेरे को कॉम्बिनेशन बनाते वक्त, क्योंकि लॉजिक पता होता है यार। अभी मैं वही लॉजिक आपको भी समझाने वाला हूँ। जिंक और प्लांट हार्मोन का क्या रिलेशन है? जी हाँ, एकमात्र न्यूट्रिएंट ऐसा है कि जो पीजीआर का ताकत बढ़ाता है। जी हाँ, आप शब्दों को अच्छे से गहराई से सुनिए। एकमात्र एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का ताकत बढ़ाता है। जैसे कि हमने देखा कि भाई पोटाश का ताकत कौन बढ़ाता है? मैग्नीशियम बढ़ाता है, ठीक है। फास्फोरस का ताकत कौन बढ़ाता है? फेरस बढ़ाता है। तो कोई ताकत बढ़ाने वाला मिल गया है तो सोनाइट दिया तो भाई ताकत बढ़ गया, 2 गुना काम हो गया, एकदम धमाकेदार, मजा आ गया। फास्फोरस के साथ फेरस दे दिया, फास्फोरस के रिजल्ट बूम हो गए, ठीक है, मजा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये जो न्यूट्रिएंट है जिंक, ये पीजीआर के साथ दिया तो ये ताकत बढ़ाता है और धमाका करता है। यही वो चीज है, आप जिब्रेलिक एसिड के साथ चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करते होंगे कोई ना कोई पीजीआर के साथ, लेकिन ये थोड़ा सा आधा सच है, ये पूरा सच बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ये पूरा सच नहीं है। अभी कुछ आप में से उठेंगे और बोलेंगे कि सर जी आप बोल रहे हो कि पीजीआर का रिजल्ट बूम करेगा, तो चलिए मैं ले लेता हूं भाई लियोसिन, लियोसिन के साथ चिलेटेड जिंक डाल देता हूं, 2 गुना रिजल्ट मिलेगा मेरे को। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे का साइंस समझो सबसे पहले, ठीक है। जिंक दोस्त किसका है? नाइट्रोजन का, ठीक है। अब नाइट्रोजन फसल में क्या काम करता है? भाई सिंपल वाली चीज है, नाइट्रोजन फसल में ये काम करता है कि ऊपर शूट बढ़ाने का काम करता है, शेंडा चलाने का काम करता है नाइट्रोजन, ठीक है। और फास्फोरस क्या काम करता है? चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है, सिंपल जड़ चलाने का काम करता है। इधर नाइट्रोजन शूट चलाने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर हो? ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताओ कि अगर पौधे को बढ़ाना है, अगर उस पौधे को बढ़ाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रमोटर का इस्तेमाल करेंगे जो प्लांट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ना कि रिटार्डेंट्स का। इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रोमोटर का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। अब सिंपल वाला चीज है, आप नाइट्रोजन के साथ पीजीआर का इस्तेमाल करो या फिर आप जिंक के साथ पीजीआर का इस्तेमाल करो। अभी तक जितने भी किसान हैं उनको यही पता होगा कि भाई जिंक के साथ पीजीआर के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ पे आपको एक और थ्योरी पता चलेगी जो आज तक आपने सुनी भी नहीं होगी, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ आपने पीजीआर का इस्तेमाल कर लिया या फिर आपने इस्तेमाल कर लिया जिंक के साथ पीजीआर का इस्तेमाल, जो प्रमोटर है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है। तो जो प्रमोटर है उनके साथ इस्तेमाल किया। अब प्रमोटर मतलब कौन? 6 बी प्रमोट करता है, पौधे को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड,
बढ़ाने के काम करता है। आईबीए, ठीक है, आईबीए जमीन से जाता है लेकिन प्रमोट करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है, ना कि दबाता है, ठीक है। तो ये जितने भी प्रमोटर है वो जिंक के साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी नाइट्रोजन का हमें प्रूफ दीजिए, हम तो विश्वास नहीं रखने वाले, बिल्कुल नहीं रखेंगे, ठीक है, बता देते यार। अगर आप 19-19 के साथ, मैंने एक कॉम्बिनेशन भी बनाया था मेरे हिसाब से इसी कोर्स में, जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, 6 वे का रिजल्ट, 6 वे का इस्तेमाल करेंगे, एक कॉम्बिनेशन दिया था मैंने, उसका लॉजिक थोड़ा थोड़ा इधर भी मैच होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन और जिंक का कार्य है कि ये बॉस, ठीक है, ये लॉजिक था उसके पीछे। अब जिंक से और भी ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी आपकी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है आपको पता भी नहीं चलता और हम काम कर जाते, कैसे, आपको कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी चिलेटेड जिंक नजर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे खेल कैसे करते हैं बता देता हूँ। जैसे कि 19-19 और जिब्रेलिक एसिड दे दिया आपको, ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कुमानेल डाल देता हूँ, ये भी आपने नोटिस किया होगा। तो इस कुमानेल को डालने के 2-3 कारण होते हैं, मैं बोलता हूं ना आपको कि एक तीर में कई निशाने मारने का आदत रखो, सिंपल वाला चीज है। तो कुमानेल मारने का आदत क्या है, सिंपल वाला चीज है यार। कुमानेल एक कॉन्टेक्ट फंजीसाइड भी है और कुमानेल के अंदर जिंक भी बड़ी अच्छी मात्रा में आता है। तो रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे पीजीआर के इसके साथ, ये चीज आप समझिए। एक कॉम्बिनेशन को हम बहुत एंगल से देखेंगे तो उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको हर एक चीज का गहराई से ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये प्लांट हार्मोन का और जिंक का जो रिलेशन है, इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल हो आपके, आप लिख सकते हो, ठीक है, अभी के लिए लिख सकते हो, बाद में पूछ सकते हो। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, स्टेजेस तो हमने देख लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जिंक फॉर्मुलेशन के बारे में, ठीक है। अब जिंक फॉर्मुलेशन कौन कौन से आते हैं भाई, चिलेटेड जिंक आता है, ठीक है, जिंक सल्फेट आता है, अब जिंक ऑक्साइड भी आता है, जिंक नाइट्रेट भी आता होगा, लेकिन वो हम इस्तेमाल नहीं करते, जिंक फॉस्फेट भी आता है, ठीक है। तो अब बोलते हैं ना कुछ लोग कि यार फॉस्फेट में सिर्फ फॉस्फोरस मिलता है, तो ऐसा कुछ है क्या जिसमें एक और न्यूट्रिएंट हो, तो भाई जिंक फॉस्फेट भी आता है, ठीक है, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं दो फॉर्मुलेशन की, एक पहला वाला है चिलेटेड जिंक और दूसरा वाला है जिंक सल्फेट। सिंपल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ चिलेटेड जिंक को स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं और सॉइल एप्लीकेशन के द्वारा इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते, वही परसेंटेज वाला खेला इसमें भी मैच होता है। लेकिन जो फेरस के साथ साथ कुछ चीजें मैंने बताया था, ठीक है, याद करो, तो उस चीजों में एक और चीज ऐड हो जाती है, फेरस गलती से ज्यादा भी हो गया, उसको बाद में खींच के कंट्रोल में ला सकते हो, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से जिंक हाइपर हो गया तो फसल में बहुत नुकसान हो सकता है, नाजुकपन हद से ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे नाइट्रोजन अत्यधिक हो गए, अब आप बोलोगे सर जी क्वेश्चन लिख लोगे, जिंक ज्यादा होने से क्या नुकसान होगा, मैं बता देता हूँ यार, लिखने का जरूरत नहीं, सिंपल वाला चीज है। जिंक ज्यादा होने से जिस तरीके से नाइट्रोजन हाई हो गया तो पत्ती पतली बनना, डिसीज प्रेशर बढ़ना, वो दिक्कतें चालू होगी, जिंक से भी वही सेम होगा, सिमिलर चीज होगा, कोई अलग चीज नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए जिंक को कभी भी कंट्रोल में रखना है, जैसे नाइट्रोजन को बोलता हो कि नाइट्रोजन को कभी भी कंट्रोल में रखना है, तो वैसे ही जिंक को भी आपको कंट्रोल में रखना है। इसीलिए इसको स्प्रे के माध्यम से ही इस्तेमाल कीजिए। ज्यादातर सॉइल के एप्लीकेशन के अंदर आप जिंक का इस्तेमाल करोगे एकदम तेज गति से तो वो नुकसान करेगा। जैसे कि अब जिंक नीचे से देना मना है ऐसा नहीं कह रहा हूं,
लेकिन वो थोड़ा गति उसका क्या होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, एक बैलेंसिंग होना चाहिए। ठीक है, अब उदाहरण के लिए चिलेटेड जिंक आपका सॉइल में गया, एकदम से अपटेक हुआ, तो एकदम से नाजुकपन वगैरह सब चीजें बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कि अच्छी नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा जिंक बढ़ गया, फ्लावर ड्रॉपिंग भी होता है, किन किन लोगों ने महसूस किया है पता नहीं, लेकिन भाई ओवर जिंक से फ्लावर ड्रॉपिंग भी होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है बॉस। ठीक है, इसलिए जो जिंक का स्प्रे होता है वो आपको संभल कर करना है। ज्यादातर फ्लावरिंग स्टेज में अगर जिन फसलों में फूल बहुत ही नाजुक होते हैं उसमें जिंक का स्प्रे भी फ्लावरिंग में डाल दिया जाता है। ज्यादातर सेटिंग के बाद करना वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जिंक का चीज होता है। ओके, अब बात करते हैं जिंक सल्फेट का। उसी प्रकार से जिंक सल्फेट का भी आप 200 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक का स्प्रे ले सकते हो 200 लीटर पानी के लिए, बिना स्टिकर के, बिना कॉम्बिनेशन के, शाम के वक्त ही स्प्रे कर सकते हो, सिंगल वाला। तो लेकिन सिंगल को स्प्रे लेता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हम जो रिकमेंडेशन ये निकाल ले रहे हैं। और आप जिंक सल्फेट का अगर जमीन के माध्यम से अगर इस्तेमाल करते हो तो फसल में एक नाइट्रोजन वाले जो कार्य होते हैं वो भी बैलेंस बरकरार रहेंगे। कैसे, वो हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के अंदर सीखने वाले हैं। जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं कि भाई अब देखो, सिंपल है, आप क्या करते हो, थोड़ा नाइट्रोजन देते हो, फिर 5 दिन बाद फास्फोरस देते हो, फिर 5 दिन बाद पोटाश देते हो। ठीक है, यही वाला चीज चलता है ना। एक एप्लीकेशन देते हो 19 19 19, ठीक है, एक एप्लीकेशन देते हो 12 61, और एक एप्लीकेशन देते हो शोनाइट। ठीक है, शोनाइट पकड़ लेते हैं, मैग्नीशियम वगैरह। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब नाइट्रोजन की जगह पे 19 19 देने की जगह आपने दिया, सॉरी 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 सॉरी, आपने दिया ZnSO4। ठीक है, अब नाइट्रोजन के कार्य कौन करेगा, जिंक करेगा। फास्फोरस के कार्य कौन करेगा, फेरस सल्फेट। पोटाश के कार्य मैग्नीशियम सल्फेट। इसको आगे मैं बहुत गहरे से समझाने वाला हूँ, इसके ऊपर सवाल मत पूछना। आपका जिंक फॉर्मुलेशन, ये ऊपर वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर पूछ सकते हो, ये बहुत गहरे से समझाना है मेरे को, ये आगे रहने देना। यही पूरे हमारे 2 4 न्यूट्रिएंट बाकी है अभी भी, तो एक सेशन जाएगा और उसके बाद जो सेशन आएगा उसमें हम आपको यही सब चीजें समझाने वाले। ठीक है, तो एक हिंट दे दिया आपको, एक दिमाग को क्लिक करने के लिए कि भाई कैसे कैसे हम थ्योरी बना लेते हैं और उसका इस्तेमाल करने के बाद अब ये थियोरेटिकली एकदम पक्का है, इसीलिए इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट भी उतने पक्के आते हैं और इसी की वजह से आप यहाँ तक आए हुए हो। ठीक है ना, तो इसीलिए ये जो जिंक फॉर्मुलेशन है इन दोनों का भी इस्तेमाल हमें थोड़ा संभल कर करना है। जमीन के माध्यम से थोड़ा संभल कर हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन चिलेटेड जिंक थोड़ा हाइपर ही हो जाता है, इसलिए ज्यादातर चिलेटेड जिंक जमीन के माध्यम से परहेज करें। कुछ बहुत अत्यधिक आवश्यकता हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, अभी आपके कुछ सवाल होंगे आप लिख सकते हो। तो एक शब्द आपको हमेशा कॉमन सुनाई देगा, वो है साइड। मैंने बोला ना ये साइड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। रोडेंटिसाइड मतलब क्या, रोडेंटिसाइड मतलब चूहों को मारने वाली दवा। ठीक है, आ गया ना, साइड शब्द आ गया, रोडेंटिसाइड। ठीक है, अब इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर सेम टेक्निकल है, वो है जिंक फॉस्फाइड, इधर लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इसका इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो जिंक फॉस्फाइड है यही वाला जिंक है क्या, हाँ भाई यही वाला जिंक है। तो कई बार क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट मिलकर तबाही लाते हैं। ठीक है, अब ये जिंक फॉस्फाइड होता कैसे है आपको भी पता है, कि चूहा खाता है, उसके बॉडी में वो जो जिंक फॉस्फाइड है वो पानी के संपर्क में आते ही फट जाता है, इसका बॉडी भी ब्लास्ट हो जाता है, इसका मोड ऑफ एक्शन ऐसा है। ठीक है, तो मेरे को क्या कहना था, मेरे कहने का मतलब क्या था, हम ये टॉपिक आपको क्यों सिखा रहे हैं, चूहे तो थोड़ी मारने हैं हमें खेत में, हमें तो अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट मारने हैं। मेरा कहने का मतलब इतना ये था कि भाई जो भी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड बनते हैं वो किससे बनते हैं, न्यूट्रिएंट से ही बनते हैं। मतलब इनका बेस देखोगे
तो न्यूट्रिएंट ही आपके सामने आएगा, लेकिन न्यूट्रिएंट अलग अलग फॉर्म में लगते हैं, एक अलग अलग रेशो में लगते हैं, तब जाके वो जादू दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक अलग चीज है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम भी न्यूट्रिएंट का बहुत ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में, जिंक के बारे में भी एक और फंजीसाइड का तत्व भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वो थोड़ा आगे है, ठीक है ना। अब ये चीज मैंने आपको संक्षिप्त में समझा दी है, ठीक है। अब पूरा का पूरा जिंक के ऊपर आपके जो भी सवाल होंगे आप एक बार लिख लीजिए, फिर हम देखेंगे मॉलिब्डेनम के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे मॉलिब्डेनम के बारे में, ठीक है। इसका उच्चारण ही बहुत सारे किसानों को आता नहीं है, बहुत मुश्किल से उच्चारण आता है। तो पहला तो मैं उच्चारण ही सिखा देता हूँ। ये इसको दो लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है। इसको दो लैंग्वेज में आप पुकार सकते हो। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एमओ कह सकते हो, ठीक है। एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे आप इसको, एमओ, ठीक है। और दूसरा, इसका पूरा का पूरा उच्चारण अगर करना है तो आपको सिंपल वाली चीज है, इस शब्द को पढ़ना होगा, मॉलिब्डेनम। ब को ड मैच हो जाएगा, फिर मॉलिब्डेनम होता है, ठीक है। अगर पढ़ सको तो अच्छी वाली बात है, नहीं पढ़ सको तो शॉर्ट में एमओ कहने का आदत लगा लो। ये जो मॉलिब्डेनम है ये बिल्कुल काम करता है आपके हाजमोला की तरह, हजम सब चाहे जब, ठीक है। ये जो हाजमोला है जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा पसंदीदा जो भी खाना होता है हम भरपेट खा लेते हैं, उठने का भी दिक्कत हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में सब पचाने के लिए, अच्छी तरीके से पचाने के लिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो हमारा खाना पचाता है, उसको अच्छे से सुधारने के लिए हम हाजमोला खाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से फसल भी खाना खाती है, ठीक है। फसल खाना खाती है मतलब क्या खाती है यार, सिंपल वाली चीज है। फसल का सबसे पसंदीदा तत्व कौन सा है, नाइट्रेट, ठीक है। तो जब नाइट्रेट नाइट्रोजन का हद से ज्यादा अपटेक हो जाता है और फसल में, अब देखो कुछ पसंदीदा चीजें हम देखते हैं कि कैपेसिटी देखते हैं कि कितना जरूरत है क्या है, खाते रहते जब तक अपना पेट नहीं भर जाता, फट नहीं जाता तब तक खाते रहते। वैसे ही फसल ये नहीं देखती कि भाई नाइट्रेट नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कितना है, मिल रहा है तो अपटेक करा रही है, करा रही है, करा रही है, उठा रही है, उठा रही है, ठीक है। अब फसल के इंटरनल, मतलब जो इंटरनल सिस्टम है उसके अंदर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एक्सेस हो रहा है, ठीक है, हद से ज्यादा हो गया। अब इसको पचाने के लिए क्या चीज चाहिए, वो है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम इसको पचाने के लिए काम में आता है, एमओ, ठीक है। ये जो एमओ है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को बिल्कुल हाजमोला की तरह ही पचा डालता है। गलती से ज्यादा हो गया उसको कम कर दिया। अब ये जो मॉलिब्डेनम है, इस मोड ऑफ एक्शन को आपको याद रखना है। इस मोड ऑफ एक्शन को आपको याद रखना है और यही मोड ऑफ एक्शन हमें कहाँ पे काम में आएगी, एक जो सड़न होती है फसलों में, ठीक है, अत्यधिक नाइट्रोजन के कारण, किसी के प्याज में सड़न होती है, ठीक है, मतलब खेत में ही सड़न सड़ने लगता है, किसी के फ्लावरिंग में सड़न हो जाती है, ठीक है, कोई भी फसल हो, ठीक है। ये सड़न रखने के लिए हमें नाइट्रोजन कंट्रोल करना जरूरी होता है, ठीक है, नाइट्रोजन को नीचे दबाना जरूरी होता है। और नाइट्रोजन को नीचे दबाने के लिए आप पोटाश, सोनाइट वगैरह, फास्फोरस को हाई कर रही हो, वो चीजें तो कर ही रहे हो, लेकिन थोड़ा जिस तरीके से हाजमोला खाने के बाद बहुत ही कम समय में हमारा पचन हो जाता है, उसी तरीके से नाइट्रोजन को थोड़ा कम समय में जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो यमो को,
मॉलिब्डेनम। अब नाइट्रोजन कंट्रोल आ गया तो सड़म भी कंट्रोल में आ जाती है, कुछ अलग अलग प्रकार के रोग कीटक भी हो सकती है, वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं। इसीलिए मॉलिब्डेनम का ये जो मोड ऑफ एक्शन है ये सबसे फेवरेट है। और इस मॉलिब्डेनम के मोड ऑफ एक्शन से एक और फायदा होता है, वो है प्रोटीन और वेट हमारी फसल में बढ़ जाता है। अब ये कैसे होता है? सिंपल वाला चीज है। अब जो अन्न है हम खा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा खा लिया और हमारा वो पच भी गया, ठीक है, उसमें जो हमारे पेट के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट हो जाने के बाद पचन हो जाता है, ठीक है, हजम लगाने के बाद। तो उससे क्या होता है, पचन बढ़ गया है तो हमारा क्या फायदा होगा, बॉडी के अंदर एनर्जी मिलेगा ना, उस अन्न से एनर्जी मिलता है, तो जितना ज्यादा अन्न खाया उतना एनर्जी भी मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है, जब हम मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल करते हैं हमारी फसल के अंदर, तो नाइट्रोजन पच जाने के कारण उस फसल में क्या होता है, नाइट्रोजन का रेशियो कम होता है। बहुत सारा नाइट्रोजन पच जाने के कारण प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है। उससे क्या बढ़ता है, नाइट्रोजन कम हुआ और प्रोटीन ज्यादा बढ़ गया, तो उससे क्या होता है भाई, पोटाश का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है या फास्फोरस का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा उसको फायदा होता है, ठीक है। उसको क्या फायदा होगा, उसको फायदा यही होगा, पोटाश अगर ज्यादा होगा, नाइट्रोजन अगर दब गया और उससे प्रोटीन भी बना है और नाइट्रोजन भी दबा है, तो ये मॉलिब्डेनम इसका क्या बढ़ा देगा, वजन बढ़ा देगा। फसल में वजन की बढ़ोतरी भी मॉलिब्डेनम बहुत अच्छे से करता है। जिन जमीनों के अंदर वजन की दिक्कत है, वो मॉलिब्डेनम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्प्रेइंग के माध्यम से करे या जमीन के माध्यम से करे। वो मॉलिब्डेनम अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो उनकी वजन की भी जो समस्या है, पूरा नहीं 100% कवर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ मात्रा में डेफिनेटली कवर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मॉलिब्डेनम बहुत ही ज्यादा जरूरी यहाँ पे बन जाता है, और इसी की वजह से मॉलिब्डेनम से क्या बनता है, वजन बढ़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन पचा लिया तो उससे क्या बन जाएगा ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज थी। आपके जो भी सवाल है आप लिख सकते हो, अभी हम फॉर्मुलेशन के बारे में जानने से पहले। चलिए अभी हम जान लेते हैं कि मॉलिब्डेनम के कितने फॉर्मुलेशन मार्केट में आते हैं, ठीक है। अब पहला फॉर्मुलेशन है अमोनियम मॉलिब्डेनम, ठीक है। अब दूसरा है सोडियम मॉलिब्डेनम, तीसरा है पोटेशियम मॉलिब्डेनम, ठीक है। अब नाइट्रोजन को पचाने के लिए सबसे पहला लॉन्च हुआ था अमोनियम मॉलिब्डेनम, ठीक है। फिर सोडियम मॉलिब्डेनम, फिर पोटेशियम मॉलिब्डेनम, अब आगे फ्यूचर में बहुत सारे मॉलिब्डेनम भी आ सकते हैं, ठीक है। अब पहला वाला जो आता था अमोनियम मॉलिब्डेनम, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में शंका आती है, यार नाइट्रोजन को पचाने के लिए भी नाइट्रोजन देना पड़ेगा क्या, अमोनियम मॉलिब्डेनम देना पड़ेगा क्या। तो एक बात बता देता हूँ, ये जो अमोनियम होता है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, ये इसका अपटेक कराने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। तो इधर शंका ने लाने की ये अमोनियम मॉलिब्डेनम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो इससे नाइट्रोजन और बढ़ेगा, ये शंका मत लाना, ठीक है। थोड़ा बहुत कम मात्रा में जाता है, ठीक है। इसके डोज के बारे में भी बताता हूँ। सोडियम मॉलिब्डेनम थोड़ा सस्ते में बढ़िया हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा सोडियम है। अब सोडियम कितना घातक है और कितना अच्छा है, ये तो अब
परसों वाले सेशन में ही पता चलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप सोडियम मॉलिब्डेनम का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, और पोटेशियम मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा आपका ये शंका वगैरह दिमाग से निकल जाएगा, और आप बिंदास इसका इस्तेमाल करके नाइट्रोजन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब डोज, डोज क्या है? आपको एक बात बता देता हूं, जब अमोनियम मॉलिब्डेनम मार्केट में लॉन्च हुआ था, तब हम 30 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए भी मॉलिब्डेनम डालने के लिए डरते थे। इतना बहुत ही अच्छी तरीके से उसका प्यूरिटी आता था। अब बिंदास 100 ग्राम 200 ग्राम हम बोल देते हैं और आप डाल भी देते हो, ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है, क्योंकि इसका प्यूरिटी लेवल थोड़ा सा 19-20 हो ही गया है, ठीक है। तो अभी आप स्प्रेइंग के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 100 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी, ठीक है। और जमीन के माध्यम से इस्तेमाल करना है तो 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से भी आप मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इन फॉर्मुलेशन से रिगार्डिंग आपके जो भी एक सवाल होंगे मॉलिब्डेनम के, वो आप लिख सकते हो। चलिए, अभी हम बात करते हैं मैंगनीज की, ठीक है। मैंगनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला तत्व तो है, लेकिन ये ज्यादातर हम देते भी नहीं है और हमारे नजर में भी नहीं आता है। जितना मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट से जाता है उतना गया, ठीक है। या फिर बेसल डोज में मैंगनीज सल्फेट की एक बैग रहती है, ठीक है, 5 किलो की, उतना दिया तो दिया, वरना मैंगनीज सल्फेट ज्यादातर फसल में जाता ही नहीं है। लेकिन मैंगनीज देने से मैंगनीज सल्फेट ही आया, क्योंकि चिलेटेड मैंगनीज और मैंगनीज सल्फेट दो फॉर्मुलेशन इसके आते हैं, ठीक है। तो मैंगनीज इंपॉर्टेंट है क्या फसल में? भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पहले आप डेफिशिएंसी देख लो। ज्यादातर जिस तरीके से जिंक की डेफिशिएंसी आपको नजर नहीं आती ज्यादातर, उसी तरीके से मैंगनीज की भी डेफिशिएंसी आपको ज्यादातर नजर नहीं आएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई बीच में ये जितना शिराओं की तरफ जो भी हिस्सा है वो आपको हरा भरा